कितनी देर का प्रोग्राम है? यस, अब हमारे साथ हैं कैप्टन सिकंदर रिजवी। नमस्कार। 28 मई है और स्वतंत्र वीर सावरकर की आज जयंती है और ये एक ऐसा मौका होता है जब हम अपने योद्धाओं को न सिर्फ याद करते हैं बल्कि उन योद्धाओं के बारे में समय समय पर सत्ताओं ने जो भ्रम, जो कंफ्यूजन, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई होती है उसको भी सही करने का समय मिलता है। आज आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र वीर सावरकर पर कैप्टन सिकंदर रिजवी ही क्यों? इसकी एक खास वजह है कि सावरकर के ऊपर वो बातें जो पब्लिक डोमेन में है वो सब जानते हैं। कैप्टन सिकंदर रिजवी उन किताबों के पढ़ने के शौकीन हैं जिनके बारे में लोग नहीं पढ़ते या जिनको छुपाया गया या दबाया गया। इसलिए कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब ने अपना एक संगठन बनाया है, उसके आप संस्थापक हैं, हिंदू राष्ट्र शक्ति, और एक स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। वीर सावरकर की जो जयंती है, अभी कुछ दिन पहले ही 16 मई को जो उनकी काला पानी की पूरी यात्रा थी, जो 2 मई से शुरू होकर 16 मई को खत्म हुई और फिर वो रत्नागिरी गए, फिर वहां की जेल में उनको रखा गया। मैं आज खासतौर से चाहता हूं कि स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर के कुछ खास किस्म की सोच क्रिएट की गई, कुछ नैरेटिव ऐसे बनाए गए जिससे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे देश में होता है कि किसी को आप कैसे डिमोन कर सकते हैं, डिमोनाइज कर सकते हैं, कैसे उसको एक ऐसा आदमी बताते हैं कि जो लोगों को लगता है कि लोग सिर्फ सुनते ही उसके बारे में एक नेगेटिव राय बना लेते हैं। और ये काम बहुत सोच समझ के हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी से गलती हुई हो। जो बौने सत्ता में थे या सत्ता में पहुंच गए थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता करते हुए, जूते उठाते हुए, और उनके रहमो करम पे पलने वाले जो सत्ता में आए, उनको लगा कि मेरा कद जब ही बढ़ सकता है जब मैं कुछ लोगों का कम कद छोटा रखूं। और उस समय के साहित्यकार, उस समय के शिक्षक, उस समय के इतिहास लिखने वाले वो चाटुकार लोग जो चरण वंदना के तहत इस किस्म के कामों के बड़े एक्सपर्ट थे, उन्होंने तमाम ऐसे कैरेक्टर को, चाहे B.R. अंबेडकर साहब का चरित्र हो, चाहे स्वतंत्र वीर सावरकर का चरित्र हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, इन सब के कद को इतना बौना करो कि बौने जो है बड़े दिखने लगे। यही मैं समझता हूं कि सावरकर साहब के साथ हुआ। और सावरकर साहब तो उन लोगों में से हैं कि जब उन्होंने 1857 का, जिसे कोई म्यूटनी कह के पढ़ाया जाता है, कोई गदर कह के पढ़ाता है, उन्होंने कहा कि 1857 भारत की स्वतंत्रता का पहला युद्ध था और उसके बारे में क्या ऐसी मजबूरियां रही होंगी कि जब वो ये किताब लिख रहे थे तो इनकी किताब छपी भी नहीं तो उससे पहले बैन करना पड़ा। लेकिन कैसा मिथ फैलाया गया है इस देश की सत्ता पे बैठने वाले दलालों ने कि देखिए साहब, सावरकर ने तो माफी मांगी थी और वो तो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, जिसका कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। और ये बात आज के दौर में इसलिए रेलेवेंस है रिजवी साहब और वो तमाम सारे लोग जो सुन रहे हैं कि आज आधुनिक युग में आज हम एक टर्म को बहुत सुनते हैं, टूल किट। ये टूल किट क्या है? ये टूल किट सत्ता विरोधी, देश विरोधी, समाज विरोधी तमाम लोगों के षड्यंत्रों का एक झोला है, एक किट है, एक बैग है। उसके अंदर तरह तरह के षड्यंत्र जो आज हो रहे हैं, तो आज की जनरेशन समझ सकती है कि ये टूल किट के माध्यम से जो षड्यंत्रों का खेल चल रहा है, सरकार के खिलाफ है, सत्ता के खिलाफ है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है, मान्यताओं के खिलाफ है, परंपराओं के खिलाफ है, आस्थाओं के खिलाफ, ये किसने ऑर्गेनाइज तरीके से है। तो ये जो टूल किट था, उस टूल किट के शिकार स्वतंत्र वीर सावरकर साहब भी हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हुए, गुरु गोलवारकर भी हुए,
और फिर हम आधुनिक युग में देखें तो तमाम जो पुरुष जब भी ऐसे आए, हमेशा उनके खिलाफ एक लॉबी बनी और उस लॉबी ने उनके खिलाफ तरह तरह की खबरें, तरह तरह की मिस इन्फॉर्मेशन छापी गई, क्योंकि उस दौर में तो सारी इंफॉर्मेशन का जो कंट्रोल था वो सरकारों के हाथों में था। आज सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीजें बाहर आ गई हैं, और जब एक आम आदमी को इस संचार क्रांति से फायदा होने लगा तो देश स्वतंत्र वीर सावरकर की सच्चाई को जानने लगा। इसलिए इस पस मंजर में, इस बैकग्राउंड में मैं चाहता हूं कि स्वतंत्र वीर सावरकर साहब की जो जयंती है उस पे वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का जो चैनल है, जिसमें आप सब, हमारी पूरी टीम अपनी बातें रखती है, कैप्टन सिकंदर साहब आप अपने विचार रखें और बिना किसी लाग लपेट के, जैसे आप बोलते हैं वैसे बोलें, और इसमें कोई समय की सीमा इसलिए नहीं है कि आपका विचार, आज का दिन महत्वपूर्ण है, ये उनको श्रद्धांजलि भी है, ये उनके प्रति हमारा एक जेस्चर भी है कि हम इस दिन को याद रखें और इस दिन के अंदर जो भूलें हुई हैं उनको भी याद रखें, और जो लोग भी इसको देख रहे हैं वो इस किताब को हिंदी में भी पढ़ें, इंग्लिश में भी पढ़ें, और ये सच्चा ग्रंथ है, ये किसी पार्टी या किसी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता, लेकिन इस ग्रंथ को पढ़ने वाले राष्ट्र को जरूर बना सकते हैं। कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब, प्लेटफॉर्म इज योर्स। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। सबसे पहले मैं स्वतंत्र वीर सावरकर जी को नमन व श्रद्धांजलि याद देना चाहता हूँ। उनकी आज जयंती है और हम जितने राष्ट्रवादी हैं, देश प्रेमी हैं, जो सच्चे दिल से देशभक्त कह सकते हैं, जिन्होंने पढ़ना शुरू किया है, जो उसका ज्ञान रखते हैं, आप हो गए, हमारे लोग सारे ही हैं इसके अंदर। अभी अब थोड़ी देर पहले बड़ा कार्यक्रम आप कर रहे थे। देखिए, ये इतना बड़ा इतिहास है जो हमसे छुपाया गया है। मैं शुरुआत करता हूँ, एक मेरा हमेशा शुरू से एक रहा है, शुरुआत में मैं कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन आज मैं ये नहीं कहूँगा मैं कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ 1885 से, और कट करके आऊँगा। 1857 का जो विद्रोह हुआ, जिसको विद्रोह कहा गया था, म्यूटनी कही गई थी, वो भी एक सिपाही मंगल पांडे के ऊपर लगाई गई थी, ये सच्चाई से परे थी। हुआ ये है कि जब जगह जगह इसी तरह के म्यूटनी, ये कहिए कि बगावत होनी शुरू हुई, तो जो छावनियों में हो रही थी वो तो नजर आई, लेकिन जो छोटे राजा, छोटे तालुकेदार, उनके बीच में अंग्रेजों से युद्ध शुरू हुआ, वो चाहे उत्तर भारत का हो, वो रोहिलखंड हो, वो चाहे अवध का हो, वो बुंदेलखंड का इलाका हो, वो लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी। उसी बीच में वो 1857 का हुआ था। इसके मतलब ये नहीं किसी एक सिपाही ने किया। तो जब वीर सावरकर जी, उनका देखिए, उनका बचपन, उनकी पढ़ाई सबको पता है। फर्गुसन कॉलेज से, पुणे से उन्होंने बीए किया था। उसके बाद ये समझ लिए कि उसी वक्त पढ़ाई में इतना ज़्यादा वो थे कि इस लायक थे कि उनको मिल गए स्कॉलरशिप, और वो लंदन चले गए पढ़ने के लिए। और उनको सच पूछिए तो तिलक जी ने उनको मोटिवेट किया और कहा कि तुम पढ़ने जाओ बाहर। उनके सामने बचपन में जब 12 साल के, 14 साल के थे, तो उस समय भी ये लड़कों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ या उस समय के क्रांतिकारी थे, उनको देखना और उनके विचारों को सुनना, ये करते रहते थे। जब बाल गंगाधर तिलक जी ने इनसे कहा कि तुम पढ़ने के लिए चले जाओ लंदन, और उन्होंने स्कॉलरशिप पे भी इनकी पूरी कोशिश करी, इनको स्कॉलरशिप मिली और ये लंदन चलेगा पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर भारतीय छात्र बहुत सारे थे। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जब ये वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान ये वहाँ पर एक इंडिया हाउस हुआ करता था, जहाँ पे सारे भारत के छात्र इकट्ठा हुआ करते थे, आना जाना लगा रहता था, उनके बीच में बैठना हुआ करता था। उसी समय इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ या वहाँ की सत्ता के खिलाफ, जो भारत में जुल्म कर रहे थे, उसके खिलाफ वहाँ बैठकें करनी शुरू कर दी। इंडिया सेंटर, जो इंडिया हाउस था, वो एक केंद्र बन गया था। उसके ऊपर वहाँ के जासूस भी नज़र रखने लगे थे, अंग्रेजी जासूस। उसमें कई छात्र थे, जाते थे, जिसमें हमारे वीर सावरकर जी लीड कर रहे थे। तो वहीं से बात शुरू होती है ये, क्योंकि अंदर से वो इतना भरे हुए थे
जिस ढंग से उन्होंने भारत को देखा, जैसे यहाँ की धरती को देखकर गए थे, फिर वो अंग्रेजों को देखा कि कैसे घृणा उन लोगों के हम लोगों के खिलाफ है, हम लोगों को गुलाम की तरह बना के रखा हुआ है, वो उनके मन में जो थी बात, वो कहीं ना कहीं से टीस उनको देती रहती थी। उसी बैठक में इन लोगों ने निर्णय लिया, क्योंकि इसके ऊपर ये काफी काम कर रहे थे कि भाई ये 1857 में हुआ क्या था। वो इस मानने को तैयार नहीं थे कि ये कोई छोटा सी म्यूटी थी या किसी एक फौजी सिपाही की बगावत थी, ऐसा नहीं है, कुछ इसके पीछे है, कोई तथ्य है, हम उसको जानना चाहते हैं। तो जब ये बैठक वहां करने लगे, इंडिया हाउस के जो कर्ता धर्ता थे वो श्याम मुखर्जी होते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते, क्षमा कीजिएगा, कहीं पे एक त्रुटि भी है, लोग अक्सर समझ बैठते हैं, हुआ मेरे साथ एक जगह त्रुटि हो गई थी, लेकिन वो नहीं थे, वो थे। और उनकी जो वाइफ थी वो ब्रिटिश थी, वो इनके लोगों के कॉन्फिडेंस पर रहती थी, काफी भारतीयों की मदद भी करती रहती थी। उस समय हुआ क्या कि वहां पर छात्रों से इन्होंने बातचीत करी, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है 10 तारीख को, 10 मई को जो 1857 का अभी एक तारीख आ रही है, हम उसको 50वीं वर्षगांठ बनाते हैं और उस पर हम लोग बात करते हैं बैठ करके। तो सारे छात्र इकट्ठा हो गए, छात्र इकट्ठा हो गए। वो उस दिन कार्यक्रम हुआ, उस दिन वो लोगों ने स्पीच दी, उसमें इन्होंने उसको नारा दिया था, ऐ शहीदों के नाम से, ऐ शहीदों के नाम से उस दिन कार्यक्रम रखा, वो टाइटल था ऐ शहीद। और सारे भारतीय छात्र वहां सारे इकट्ठा हो गए और वहां इनकी भी स्पीच हुई और एक अच्छे से बनाया गया। लेकिन ये सूचना ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंच गई थी। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट पहुंच गई तो उनको बुला लिया गया। लेकिन इस दौरान जब वहां पे इनका आना जाना, इन्होंने सबसे पहले काम किया कि 1857 के जो इनके आर्काइव के अंदर डॉक्यूमेंट वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थे, वो वहां लेडी जो थी वो वहां काम करती थी, उन्होंने मदद करनी शुरू करी, उन्होंने इनको लाके देने शुरू कर दिए। ये सब रिकॉर्डेड चीजें हैं। और इन्होंने जब उसको छान छान के पढ़ना शुरू किया तो जो फौजी थे, कोई कर्नल था, कोई मेजर था, इसी तरह कोई कैप्टन था, उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट लगा रखी थी, उस क्षेत्र की लगा रखी थी जो हमारे भारत का उत्तर का खंड था, जिसमें कि रुहेलखंड है, वहां की लड़ाइयाँ थी, अवध की थी, मतलब सब कुछ था। वो स्टडी उन्होंने करी, वो स्टडी करी, उसको उन्होंने लिखना शुरू करा। लेकिन इस बीच में जब ये कार्यक्रम इन्होंने कर दिया तो इनको बुला लिया गया, इनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई, इनको अरेस्ट कर लिया गया कि भाई ये जो है ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहीं पैदा कर दिए हैं। और सबसे बड़ी चीज के उसी दिन कार्यक्रम के बाद इन्होंने क्या करा था कि सड़क के ऊपर इन लोगों ने एक जुलूस तौर पे निकाल दिया था। और वो समझ लीजिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की सीने के ऊपर इन छात्रों ने मतलब पहला क्रांतिकारी कदम उठाया था, जो जुलूस की शक्ल में निकले और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। उसमें अरेस्ट हुए पहले दो, एक हरमिंदर सिंह नाम का लड़का अरेस्ट हुआ, एक GH खान था, मुस्लिम भी था इनके साथ, मैं आ रहा हूं, वो भी अरेस्ट हुआ। उसको पहले रेस्ट्रिकेट कर दिया गया कॉलेज से, उसकी पढ़ाई वहीं बंद हो गई। उसके बाद ये भी इनका रेड करके इनको भी ले गए, इन पे भी मुकदमा कायम हो गया। और इनको, और इस बीच में जब ये चल रहा था सिलसिला तो ये लिख रहे थे बैठ करके, इनके लिखने की आदत रही थी, हमेशा लिखते, नोटिंग करते रहते थे वीर सावरकर जी। वही दौर था कि इन्होंने एक किताब लिखनी जो शुरू करी थी, काफी 1903 और 1904 से शुरू हो चुकी थी, उसको बीच बीच में लिखते रहते थे। लेकिन जब उनको आर्काइव से काफी सामान मिल गया तो उन्होंने रात दिन उसको लिखना शुरू कर दिया। वो किताब को जब ये स्पीच दे रहे थे उस दिन के कार्यक्रम के अंदर, तो उसमें एक कविता का पाठ किया, तो वो जासूसों ने उसको सुना तो उसको उनको लगा कि ये कहीं से बगावत की बुआरी है, कुछ लिखा जा रहा है कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तब इनके पीछे पड़ गए हाथ धोकर। वो पांडुलिपि जो थी मराठी में थी जो ये लिख रहे थे, और मराठी में लिखने वजह जैसे अंग्रेज पढ़ नहीं सकते थे उसको, और उस किताब को किसी तरह ही छुपाते रहे जो हाथ से इन्होंने लिखी थी। 1200 पेज इनके पास उस टाइम मौजूद थे। जब इनको पकड़ा गया तो उसको छुपाया गया। उसमें काफी लोग थे, बहुत लंबी बात हो जाएगी, हम लंबी कहानी पे नहीं जा रहे। जो एक्चुअली हादसा हुआ मैं बताता हूँ क्या हुआ। वो पेरिस तक के भेज दी गई थी किताब छपने के लिए, पेरिस से हॉलैंड गई, हॉलैंड में वहाँ कुछ लोगों ने इसको छापा भी, इसको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया गया, वहाँ भी छात्र लगे रहे। लेकिन जब ये अरेस्ट हो गए तो इनको भेजा जा रहा था भारत। इनको वहाँ सजा दे दी गई थी 25 साल की। तो 25 दो बार उनको सजा हुई, मिला के 50 साल की हो गई थी।
तो वो आपने सुना होगा कि वो शिप से निकल गए थे और जब लाया जा रहा था उनको, फिर वो अरेस्ट हो गए थे। वहाँ की पोर्ट ने इनको, मिशेल्स एक जगह है, वहाँ के पोर्ट ने इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के हवाले कर दिया, फिर इनको दोबारा भारत भेजा गया। लेकिन किताब जो थी वो हॉलैंड में अंग्रेजी वर्जन उसका छप गया था, और इनके गुप्त कुछ लोग थे जो सूचना पहुंचा रहे थे कि भाई वो किताब को कैसे भारत लाया जाए। भारत लाना एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने उसी टाइम जारी किया था कि भारत सरकार को भी, जो मतलब यहाँ के जो उनके जो अधिकारी रहे होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडिया के अंदर, के एक ऐसी किताब छपी है जिसको जब ये भेजे जा रहे थे उसी टाइम को सूचना दी गई कि किताब छपी है जो इनको देशद्रोही कहा गया ना, कि देशद्रोही हैं जिन्होंने किताब छापी है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। ना तो उसके पब्लिशर का इनको पता था, ना उसकी किताब का नाम पता था, लेकिन वो किताब नहीं आनी चाहिए। बिना नाम की किताब को ग्लोबली बैन किया गया और इनको यहां भेज दिया गया। फिर नासिक आइए, नासिक इनका पैतृक निवास था, फिर नासिक से ही फिर इनको वहां के उठा के इनको सजा, फिर उसने 25 साल की सुना दी। पहले वहां 25 साल थी, ये मिला के 50 हो गई। फिलहाल मैं और कट करके आ रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ हुआ क्या फिर था। इनको सेलुलर जेल भेज दिया गया। काला पानी, उस जमाने में काला पानी जाना एक सजा नहीं होती थी, समझ लिए, वो जीवन से ही अलग हो जाता था, दुनिया से अलग हो जाता था। उसको इनको वहां भेज दिया गया। वहां बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो सेलुलर जेल में रखे गए। मैं यहाँ पे बाद में आऊंगा, लेकिन मैं जाता हूँ 1885। 1885 में अंग्रेजों के दिमाग में एक बात थी कि ये बगावत बार बार हो रही है, बार बार हमको सुनने में आ रहा है, हमारे फौजी मारे भी जा रहे हैं, तो इसका कोई समस्या का समाधान किया जाए। और उस समय के जो लीडर थे वो लीडर नहीं थे, बड़े लोग थे, एलिट क्लास बोलते हैं भारत के, वो लोग थे। उनको बुलाया बॉम्बे में, मुंबई कहिए उसको, उस टाइम बॉम्बे था, बुलाया और उनसे बैठक की गई। और उसके अंदर एक मिस्टर ह्यूम थे ब्रिटिश, उनको सरकार ने कहा, ब्रिटिश सरकार ने, कि तुम इनको कॉन्फिडेंस में लो। हिंदुस्तान के जो बड़े लोग हैं उसमें बड़े उद्यमी थे, बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े उसमें साहित्यकार थे उसके अंदर, और काफी वो नामचीन लोगों को बुलाया गया। वो टोटल 50 इकट्ठा हुए थे बॉम्बे में, ये 1885 की बात है। और उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम आप लोग करें, और ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि सब अमन सुकून से रहे। उनका मकसद ये था कि जो बगावत हो रही है उसी को किसी तरह डिफ्यूज किया जाए, किसी तरह उसको रोका जाए। और भारतीयों को खुश करने के लिए वहां पर एक गठन हुआ जिसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये मिस्टर ह्यूम ने रखा था। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का काम समझाया यह गया था कि तालमेल मिलाने के लिए है। उसके बाद ब्रिटिश बदलते रहे इसके अंदर, लेकिन उनका मकसद था भारतीयों को बेवकूफ बना करके अपने साथ जोड़ करके। तो अगर आप तब से देखिए, फिर एनिमेशन भी आई हैं, आप देखिए कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि कांग्रेस जो पार्टी बनाई थी वो ब्रिटिशर्स के फेवर की थी, और वो फेवर कंटिन्यू रहा, लीडर बदलते गए, वो भारत आजाद भी हो गया, लीडर बदलते गए, लेकिन वो उनके एजेंडे पे काम करते रहे। और एजेंडे पे कैसे काम करते रहे? वो चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मामला हो, चाहे वीर सावरकर जी का मामला हो, चाहे गोलवालकर जी का हो, ये जितने स्वतंत्रता संग्राम, देखिए पहली अलग जगाने वाले, मुझे आज बड़ा गर्व, मैं तो महसूस हो रहा कि आपने मुझे बुलाया और वीर सावरकर जी के बोलेंगे। मैं उनके कैरेक्टर से, उनके चरित्र से, उनके कार्य से, उनकी कार्यशैली से, उनकी जो नेशनलिज्म उनके अंदर, उनका जो राष्ट्रवाद था, जिसको हिंदुत्व को उन्होंने डिफाइन किया जिस ढंग से, वो आज भी लोग समझ नहीं पाते इस चीज को। द ग्रेट पर्सनालिटी, मैं उनसे इतना मुतासिर हूँ। और यही वजह है कि हिंदू राष्ट्र शक्ति के हमारे जो प्रेरणा सूत्र हैं, हमारे आदर्श हैं, वो वीर सावरकर जी। तो उस समय जब उनको जेल में भेजा गया, जेल की दीवारों पे 8 से 10 हजार लाइन लिखी उन्होंने, कविताओं में लिखी, विद्रोह था सरकार के खिलाफ, डर था उसके अंदर उनका। और वो बुरा हाल था वहां पे कैदियों का कि कोल्हू से सरसों पिरवाते थे, नारियल इनसे छिलवाते थे, उससे ऑयल निकलवाते थे, सबसे मुश्किल काम दिया जाता था। अब आप ये सोचिए कि एक इंसान, एक मनुष्य जिसपे जितनी प्रताड़ना हो, जितनी बुरी कंडीशन के अंदर को रखा जाए, और उस हालात के अंदर भी उनकी दीवारों के ऊपर कीलों से, पत्थरों से, कलम से अपनी भावनाओं को उस पर दीवारों पे लाते रहे। वो आज भी दीवारें वहां पर हैं सेलुलर जेल की। उनकी जो सेल थी, सबसे छोटी सेल थी वो काफी बड़ी सेलुलर जेल बनाई गई थी। वो भारत की मेनलैंड से इतनी दूर थी कि भागना शायद नहीं भाग सकते, तो क्या जरूरत थी कि वहां भी उन्होंने बिगड़ियां डाल रखी थी।
बेड़ी में ही सब कुछ उनको करना पड़ता था, दिनचर्या उसी में करनी पड़ती थी। उस कंडीशन में मेंटल स्टेटस क्या होगा, और जो अंदर उनके एक जज्बा था, देश के लिए था, स्वतंत्रता के लिए था, वो नहीं मर पाया। जो अंग्रेज चाहते थे वो हो नहीं पाया। अब मैं आता हूं, जब इनको 2 मई 1921 को इनको भेजा गया वहां से, सेलर जेल से रत्नागिरी की जेल में लाए गए, रत्नागिरी में इनको रखा गया, तो उनसे मिलने के लिए उस समय अंबेडकर भी गए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी गए थे, और आखिरी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बैठक हुई थी वो 3 घंटे चली थी, और उन्होंने एक ही बात कही थी, ये रिकॉर्डेड है और उसको हमारे बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने कहा था कि आप इस धरती पर रह के, अपनी मातृभूमि में यहां रह करके आप ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, आप हार जाएंगे। आप देश से बाहर जाइए और अपनी ताकत बनाइए, फिर इनसे लड़िए। वो 3 घंटे की इनकी जो बैठक थी रत्नागिरी के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी की, वो वहां से निकले हैं, उसके बाद कहां कहां गए हैं और आजाद हिंद फौज खड़ी करी, और जो इंस्पायर्ड बाय मिस्टर स्वतंत्र वीर सावरकर। ये कौन जानता है, ये सारी चीजें इतिहास की छुपाई गई। अब मैं एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट कहने जा रहा हूं। गुरु गोलवालकर जी के भी आदर्श थे, हेडगेवर जी भी इनको मानते थे। तो 1925 में राष्ट्रीय सेवक संघ बना था नागपुर में, और इनके कहने ही से बना था। वीर सावरकर जी ने ही कहा था कि हमको एक संगठन बनाना पड़ेगा, जबकि अभिनव भारत जिसका नाम आया था वो लंदन में भी चुप करके काम कर रहा था, अंडर कवर था अभिनव भारत के नाम से, जो छात्र लोग जुड़े हुए थे वो काम कर रहे थे। लेकिन मैं इसलिए बीच बीच की बातें ला रहा हूं कि हम लंबी बात करेंगे, बहुत से श्रोता सुनना नहीं चाहते हैं। हम इंपॉर्टेंट बातों बताने जा रहे हैं जो इतिहास में कहीं पे नहीं है, छुपाई गई है, लेकिन दस्तावेजों के अंदर है। जब ये रत्नागिरी में थे, कई किताबें इन्होंने वहां पे लिख डाली, इन्होंने कलम कभी नहीं रोकी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, कोशिश उसी दौरान की गई, जो पांडुलिपि जो इन्होंने लिखी थी अंग्रेजी में तो हो गई थी, लेकिन उसको छुपा दिया गया था, भारत नहीं आ पा रही थी, बड़ी मुश्किल से स्मगल करके आई थी। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात ये थी, वो चाहते थे कि इसका हिंदी वर्जन भी देवनागरी के अंदर उसको छापा जाए। उसी दौर चोरी से मराठी वर्जन को जर्मन भेजा गया। मेरी बात जो भी सुन रहे बड़ा ध्यान दीजिएगा, हिंदी में छापने के लिए जर्मन भेजा गया था। मराठी पांडुलिपि जो इनके हाथ की लिखी थी करीबन 1200 पेजेस की, उसको वहां भेजा गया कि वहां पे जाकर के हिंदी में छपेगी, क्योंकि इनको यह मालूम था कि जर्मनी के अंदर उस समय संस्कृत में छपाई शुरू हो चुकी थी। उस दौर में 30s के दौर में जर्मन में संस्कृत की छपाई होती थी। ये शब्द को विश्वास नहीं करेगा, ये रिकॉर्डर है, आर्काइव में है। जब वहां गई तो जो वहां के इसको छापने वाले थे उनके लिए प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि उनको मराठी नहीं आती थी, वहां ये छप नहीं पाई। वो पांडुलिपि वहां क्या करते, इनके अभिनव भारत के एक मित्र थे, डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने साथ लेकर उसको पुर्तगाल चले गए, बचाते हुए अंग्रेजों से। पुर्तगाल से वो वॉशिंगटन गए अमेरिका, ये उसी दौर की 30s की बात है सर। और वॉशिंगटन में वो लेक्चरर हो गए यूनिवर्सिटी के अंदर। वो पांडुलिपि वहीं रखी रही और दुनिया उसको ढूंढती रही। और ये बात सच है कि वीर सावरकर जी को भी नहीं पता चला कि वो गई कहां मराठी की जो मेरे हाथ की लिखी हुई है। सर किस मुश्किल से अपने मित्र के जरिए उन्होंने, काफी समय बीत गया, 36 साल के बाद वो पांडुलिपि भारत आई थी सर, वॉशिंगटन से विलुप्त हो गई थी 36 साल। वीर सावरकर जी ने देखा तो हैरान रह गए थे। और भारत आजाद हुआ था उस समय 49 में वो आ गई थी, 40 से 2 साल पहले ही। और वो जब आ गई थी तो फिर इसकी हिंदी की छपाई हुई, लेकिन फिर भी अंडर कवर करके छपाई कर गई। 53 तक के इन लोगों ने उसको बैन करके रखा था कांग्रेस सरकार ने कि साहब वो किताब नहीं छपेगी।
ये तब तक अंग्रेजों का हुक्म मान रहे थे। ये 85 से 1885 से शुरू हुआ था और वो आजाद होने के बाद भी, भारत स्वतंत्र होने के बाद भी हम तो नहीं मानते 47 में, तो 42 हो गया था। हम तो बार बार इस चीज को कहते रहेंगे कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसको आजाद करा लिया था, पावर एक्सचेंज भी थी 47 में। उन्होंने 53 तक के उसके ऊपर बैन लगा के रखा था। वो तो कहिए हमारे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी और उस समय के लाल बहादुर शास्त्री जी ने था, उनकी वजह से उस पर से बैन हटाया गया। उसमें कोई जवाहरलाल नेहरू या उनके परिवार का कोई रोल नहीं था, सिर्फ बाबू राजेंद्र प्रसाद जी और उस समय के लाल बहादुर शास्त्री जी की वजह से वो उस पर से बैन हटाया गया। तब ये किताब आई, ये उल्टी आप लोग पढ़ रहे होंगे, ये किताब वीर सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और पब्लिश हुई है हिंदी में। जी आपके पास हिंदी में सर, तब तक ये इंग्लिश वर्जन खाली आया था छुपा छुपू के। और आप देखिए जब इस किताब को पढ़ते हैं आप, सर ये बाइबल है, ये हमारी क्रांति की बाइबल कहिए इसको जब आप पढ़ते हैं तो हैरान रह जाएंगे। इसके अंदर चैप्टर्स हैं। अब यहां से मैं एक लाइन लेता हूं, वो बहुत जरूरी है। जैसे कि घृणा के पात्र बना दिया था, किसने बनाया था? उस समय के कांग्रेस के लोगों ने, उस समय के लीडर। और ये बात तो खोल करके मैं लांछा नहीं लगाने जा रहा हूं, लेकिन मैं सीधी स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करने जा रहा हूं। बुरा लगे तो लगे आग लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझको। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने तक के इनका नाम नहीं लिया। जवाहरलाल नेहरू की तो बात ही नहीं करी, इन लोगों ने कोई नाम नहीं लिया। उस समय के लीडर लोहिया जी ने भी इनका नाम कहीं पे नहीं लिया। इनके नाम को, इनके इतिहास को दबाने की कोशिश की गई। जब इस किताब को आप पढ़ते हैं तो पता चलेगा। इसके अलावा जो उनकी हिंदुत्व है वो पढ़ लीजिए कि ये पहले विश्व के कह लीजिए या भारत के कह लीजिए, ये पहले ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कह लिए या इनको आप लेखक कह लिए, कवि कह लीजिए, फिलोसोफर कह लीजिए, जो भी कह लीजिएगा, शब्द उतना कम है। इन्होंने जात पात और छुआछूत के खिलाफ थे। अंबेडकर साहब तो बहुत बाद में आए हैं, जानते भी नहीं थे। इन्होंने शुरू किया सबसे पहले। हिंदुत्व उठा के पढ़ लीजिए, उन्होंने कैसे हिंदुत्व को डिफाइन किया है। छुआछूत के खिलाफ थे उस समय। इन्होंने मंदिर पतित पावन बनाया कि वहां पर रखा पुजारी कि भैया अछूत बिरादरी का होगा। और लोग आजकल के जो हमारे अनुसूचित जात के लोग समझते हैं भीमराव अम्बेडकर जी उनके नेता, तो गलतफहमी बहुत बड़ी है। ये शुरू किया था स्वतंत्र वीर सावरकर ने, जात पात और छुआछूत के खिलाफ सबसे पहले इन्होंने शुरू किया। ये तो हो गई बात ये एक नेता की। अब आइए कांग्रेस के नेता, मुसलमानों का ठेका ले रखा था। आप खिलाफत मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे। अबू कलाम आजाद को आप हीरो बना रहे थे, लेकिन जो एक वीर जिसने कितने बरस बिताए थे उस जेल के अंदर और कीलों से पत्थर से आप लिखते, आप सोचिए वो क्या कैरेक्टर था। वो क्या कैरेक्टर था, वो टावरिंग पर्सनालिटी, भीड़ में सबसे अलग, आज भी अलग। पढ़ लीजिएगा, मैंने बोला ना, ये पढ़ लीजिए, ये बाइबल है, किसी धार्मिक किताब से कम नहीं है। मैं और आ रहा हूं भी, मुसलमानों के लिए भी आ रहा हूं। आप खिलाफत मूवमेंट के साथ जुड़ गए, तुर्की के बहकावे में आ गए, आप समझ ही नहीं पा रहे थे खिलाफत का माना क्या है। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाने की उसमें जद्दोजहद में थे। अभी इनके स्टेटमेंट कहीं पे आ चुका है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं खुद चाहता था पाकिस्तान बन जाए। आप देश का विभाजन कर रहे थे। हमारी जो सभ्यता थी आपने पूरी उधर निकाल दी। जिस सिंधु घाटी की सभ्यता को आपने उनके हवाले कर दिया, वो हमारे पास होना चाहिए था। इस किताब के अंदर 1857 की उस लड़ाई में जब उसको उन्होंने जंग का नाम दिया कि साहब वो स्वतंत्रता संग्राम था, तो उसमें नाम लिखे, एक स्टेट लिखी हुई है। इसके अंदर एक नाम है, मुसलमानों सुन लो, अगर सुन रहे हो मुझको, मतलब सुनते नहीं हो। नाम है मौलवी अहमद शाह। मौलवी अहमद शाह का पूरा एक चैप्टर इसके अंदर है। वो वॉरियर थे, गोरिल्ला युद्ध उन्होंने शुरू किया था और स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे। स्कूल क्या, मदरसे के बरगद के पेड़ के नीचे फैजाबाद के पास, तो वहां से इनकी सेनाएं निकलती थी, तो गांव वालों का खा पी जाती थी, उनके बकरियां जाके ले आते थे, जानवर जाके खा जाते थे फौजी अंग्रेज। तो इन्होंने एक दो बार टोकने की कोशिश करी तो उनको पीट दिया गया। तो इन्होंने तलवार उठा ली, जवान थे, और इन्होंने लोहा लेना शुरू कर दिया। उसके ऊपर इन्होंने वीर गाथा लिखी है इस किताब के अंदर सर, मौलवी अहमद शाह। तो आप स्वतंत्र वीर सावरकर जी को आप सीने को देख लीजिए कि क्या था देश के लिए, देश के योद्धाओं के लिए कितना सम्मान था। उस समय कोई जात पात, कोई धर्म नहीं थी जो लोहा ले रहा था अंग्रेजों से।
वो कहें कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, वो घृणा इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने फैला फैला के शुरू करी, इनके खिलाफ करी। इस किताब के अंदर दर्ज है कि किस तरह से उन्होंने हमले करे, किस तरह से योद्धाओं की लड़ाई लड़ी। बेगम हजरत महल थी यहाँ पर, 6000 फौजी उनके साथ थे, उनको भी गाइड ढूंढ किया कि कैसे हमला कम जहां पे सैनिकों कैसे किया जाएगा। यहां तक कि हुआ कि अंग्रेज इनके पीछे पड़ गए। मौलवी होकर नाम थे तो यंग, लेकिन पढ़ाते थे मदरसे में बच्चों को। ये जगह पड़ती है रोहिलखंड की, आपकी बरेली और लखनऊ के बीच में, शाहजहांपुर अवध इसका बॉर्डर। वहां पे पोवाना एक जगह होती थी, वहां के छोटे राजा हुआ करते थे, जगन्नाथ, मोटे जगन्नाथ उनको कहते थे, जमींदार थे, राजा नहीं थे, तालुकेदार थे। उन्होंने धोखा करके, उनके बारे में लिखा है कि धोखे से उन्होंने अपना किला नुमा जो भी था उसको बंद कर लिया था और ब्रिटिश फौजें छुपी हुई थी। इन्होंने जब हमला किया जा करके तो उनके हाथी से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करी तो टूट नहीं पा रहा था। जब दरवाजा टूटा उतने में से एक फौजी कूद कर आया, इनके गर्दन को काट दिया, क्योंकि हाथी पे खुद ये बैठे थे अहमद शाह, और जिसने गर्दन काटने वाला सिपाही था वो ब्रिटिश था, वो इत्तेफाक से वो सिख था। और जगन्नाथ ने फौजियों को अपने यहाँ छुपा रखा था, ब्रिटिश फौज को। तो उनको लिखा है वीर सावरकर जी ने इस किताब के अंदर कि वो हिंदू था, वो अपने अंग्रेजों का साथ दे रहा था और वो मुसलमान लड़ रहा था। अब आप उसको क्या कहिएगा वीर सावरकर के लिए? मुसलमानों को जो झुक कर सलाम करना चाहिए, तुमको योद्धा बना के शो के ना बताते। सच लिखा और कई लिखा है। इसमें उनका भी जिक्र है जो दिल्ली में क्या बोलते हैं वो है, वो फिरोज शाह, राजा फिरोज शाह के लिए लिखा कि किस तरह वो लड़ रहे थे। ये 1857 के दौर का है, उसी टाइम का, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, यहाँ के राजाओं का। तो चाहते तो वो ना लिखते, उन्होंने ऐसा तो नहीं किया। और मैं इसी बात से इनसे मुतासिर हूं, इस कैरेक्टर से, इनकी पर्सनालिटी से, कि देश के लिए देश सबसे पहले, धर्म नहीं था। देश को बचाना ही धर्म था। अभी मैंने पिछले प्रोग्राम में मैंने कह दिया कि देश मेरे लिए पहले है, धर्म बाद में। तो लोगों को बहुत मिर्चें लगी, बहुत, अरे धर्म पहले है, अरे क्यों बकवास लोगों ने लगा रखी साहब। हम बता नहीं सकते हैं, हमारे इतिहास को छुपा दिया, इन योद्धाओं को छुपा दिया जिन्होंने कुर्बानियां दी। इसी तरह आप गोलवालकर जी को देख लीजिए, गोलवालकर जी इनको अपना आदर्श मानते थे। गोलवालकर जी ना होते तो आज कश्मीर का भारत में विलय ना हो पाता। राजा हरि सिंह पाकिस्तान के साथ चले गए थे, पाकिस्तान के साथ संपर्क में थे, और उन्होंने कहा था भाई आपकी रजाहट चलाइएगा, हमें विलय करने की जरूरत नहीं, आप राजा ही रहिएगा। ये धोखाधड़ी का शिकार हो रहे थे। अगर वही होता है कि अगर इनको उस समय के तत्काल गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी ना बुलाते और उनसे कहते भाई ये नेहरू जी की बस की बात नहीं, और राजा इनकी कहने में आएंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों ने ट्राई कर लिया था, नेहरू जी की बात सुन नहीं रहे थे। राजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह जो थे, जम्मू कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान उन्हीं के पास था। गुरु गोलवालकर जी को बुलाया था अपने मंत्रालय में, 12-13 अक्टूबर की बात है 1947। गुरु गोलवालकर जी को कहा कि आप जाइए, महाराज को समझाइए, आपका हिंदुओं में अच्छी पकड़ है, हिंदू आपको बहुत मानते हैं, क्योंकि ये वैसे भी देश के विभाजन के खिलाफ थे, ये सारे खिलाफ थे, ये नहीं चाहते देश का विभाजन हो और धर्म के नाम पर। गुरु गोलवालकर गए थे और उस समय महाराज जम्मू में थे, और 3 दिन 4 दिन इनके साथ रहे। तो महाराज ने मना कर दिया था, 18 तारीख को पहुंच गए थे, 18 अक्टूबर को पहुंच गए। रिकॉर्डेड उनके आज भी उनके म्यूजियम में इनकी आमद दर्ज है, गुरु गोलवालकर की। और उनको समझाते रहे कि अनर्थ हो जाएगा अगर आप चले जाएंगे पाकिस्तान के साथ। आप देख नहीं रहे ट्रेन में कैसे भर भर के हिंदू वहां से काट के भेजा जा रहा है, सिख वहां से कैसे आ रहा है, आपको हालात पता नहीं है। और आप हिंदू महाराज हैं, हिंदू स्टेट आपकी है, यहाँ कितना ब्राह्मण यहाँ पर है, कितना डोगरा यहाँ पर है। तो उनका हमारी फौज में सब कहना बिल्कुल सब है, लेकिन उनके खिलाफ है, आप ऐसा मत करिए। तो महाराजा 20 अक्टूबर को तैयार हो गए। ये हमारे वीर सावरकर जी, गोलवालकर जी का ये पाठ है, पोषण। उस समय वीर सावरकर जी मौजूद थे, वीर सावरकर जी ने भी उनसे राय दी थी गोलवालकर जी, आपको जाना चाहिए, आपका उसमें जो है रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो गुरु गोलवालकर जी की बात मान गए महाराजा हरि सिंह, और उन्होंने कह दिया हम भारत के साथ जाएंगे। बस वो भारत के साथ जाएंगे, 20 तारीख की बात है, 20 अक्टूबर 1947 को। और वो शब्द निकले, वो मोर्स कोड से पाकिस्तान भेज दिए गए, उनके यार निकल के चले गए, जासूस उन्होंने जाकर जैसी सूचना दी 21 तारीख को कबायली आने शुरू हो गए, और वो मुजफ्फराबाद में इकट्ठा होने लगे। वो नजदीक था, सबसे पहले कागान वैली की तरफ से आ गए, और वहां पे उन्होंने 21 तारीख को जमावड़ा इकट्ठा हुआ। तो वहाँ जो वहाँ के रहने वाले कश्मीरी पंडित थे जो मुजफ्फराबाद के अंदर के मीरपुर के, वो घबरा गए, समझ गए कुछ होने वाला, उनकी नीयत ठीक नहीं है। 21/22 की रात में वहां से कश्मीर में निकलना शुरू कर दिया। 22 तारीख को उन्होंने हमला कर दिया, यानी कि वो इंतजार कर रहे थे तब तक के महाराज जमा के आ जाएंगे, तुम कुछ नहीं करेंगे।
जब देखा महाराज चले गए, इंडिया के साथ भारत के साथ चलेगा तो कश्मीर पर कब्जा हम कर लेंगे। और आप देखिए उसमें वो भी खुल गया है कि वो कबायली नहीं थे, पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी थी, मिलिट्री थी। वो एक लेफ्टिनेंट जनरल है, उसने अपनी किताब में लिख दिया है कि जब मैं हमला 1947 और 48 में किया था, वही हुआ कि 26 अक्टूबर को बैठ करके साइन हो गई, ट्रीटी हो गई भारत के साथ विलय की। वो भी रोल गुरु गोलवालकर जी का और वो भी रोल वीर सावरकर जी का था, भारत को बचाने में, भारत में जम्मू कश्मीर का विलय करने में। आप इतिहास को छुपाते रहिए, बच्चों को खुद से कुछ किताबों में पढ़ाते रहिए, और उनको आपने फ्रीडम फाइटर बना दिया जिनका एक रत्ती भर भी रोल नहीं था। ये जेल किस तरह से काट रहे थे वीर सावरकर जी, उसको बार बार उसका वो करना ठीक नहीं है। और जब जाते फ्रीडम फाइटर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जेल जाते तो क्या होता था? और पुष्पन जी, आप तो बड़े अच्छे शब्दों में कहते हैं कि आप सुबह के नाश्ते में क्या लेंगे, अखबार कौन सा पढ़ना पसंद करेंगे, आप ज्यादा कौन जानता है, आप तो थोड़ा अच्छा बोलते हैं। मतलब इनको पूरा वीआईपी गेस्ट ट्रीटमेंट होता था इनका। बाद में इन्होंने लिख के दे दिया था कि भाई हमको खाना जो है हमारे कोकाइन खाना बनाने के लिए, इनके कुक भी पहुंच गए जेल के अंदर खाना बनाते थे, क्योंकि आपने तो गले में बाहें अंग्रेजों के साथ डाल रखी थी पहले से ही। और इसीलिए आपने वॉर क्रिमिनल बना के रखा, आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, आपने वीर सावरकर को मुसलमानों के बीच में घृणा में डाल दी। मुसलमान इस किताब को जरूर पढ़े, इस किताब को जरूर पढ़े, उसकी आंखें खुल जाएंगी। मैंने पढ़ लिया है, सबका जिक्र है अवध वालों का, रोहलखंड वालों का, ठीक ठाक, कि कैसे अंग्रेजों ने लोहा लिया और तारीफ करी है, क्या शब्दों में लिखा है उस वॉरियर के बारे में। तो ये जो हमारे यहाँ दोहरे चरित्र के लोग नेता रहे हैं, जिन्होंने हमारे इतिहास को बदला है, हमारे इतिहास को छुपाया है, कितनी वेदना में रहकर, कितनी मुसीबत में रह के, आप वो देखिए, वो कैरेक्टर, वो चरित्र देखिए कि वो मानसिक तौर पे कितने तनाव में रखे आते होंगे, लेकिन टूटे नहीं। अब जो उस पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जाते हैं, जरा उन पन्नों को पढ़ तो लेंगे उन्होंने लिखा क्या था। अगर वो ना निकलते वहां से, वो ना निकलते, तो ना गोलवालकर और ना ये होता आपका आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ, और ना ही ये कहानी इस लोगों को पता चल पाती, छप पाती कि तुम हो कौन और तुम्हारा इतिहास क्या है। वही आप समझते तो मंगल पांडे थे, उन्होंने गोली चला दी थी, वो एक बगावत हुई थी, खत्म हो गई। और ये भी कोई ना बताने वाला होता कि लंदन के अंदर उस समय भारतीय छात्रों ने किस तरह से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जुलूस निकाले और वहां पे कार्यक्रम करे उनके खिलाफ। उनकी हिम्मत देखिए। और मैं यह कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि उस समय के जो छात्र गए होंगे पढ़ने के लिए, तो भी अच्छे घरों से कोई पढ़ने वाले लड़के होंगे, कोई घूमने फिरने वाले लड़के नहीं होंगे, उनकी अकल होगी सबकी, तभी वो लोग फ्रीडम फाइटर बने। जी पुष्पन जी, कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं तो आपके इस धारा प्रवाह के बाद में मेरे पास कहाँ सवाल बचते हैं सर। सवाल से नहीं, मैं बड़ा हैरान हूं कि जब किसी ने देखा कि मुझसे कहा आपने हिंदू राष्ट्र शक्ति बना ली है, एक मुसलमान साहब ने मुझे कहा, और हिंदुओं के बहुत करीब है, मैंने कहा ना 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 ना, हिंदू राष्ट्र शक्ति की डेफिनेशन समझ लो। हिंदू सबसे ज्यादा यहाँ पर हैं, हिंदू ही राष्ट्र की शक्ति है। और अब आप ये कहिएगा नहीं तो हमने हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे अरब में अरब की शक्ति है, ईरान में ईरानियों की शक्ति है, हिंदुस्तान में हिंदुओं की शक्ति है, उसमें कहीं दो राय नहीं। और हमसे एक और कहा कि आपके तो आदर्श जो है, आपने वीर सावरकर को तो मुसलमानों जुल्म किया, आपने कहा झूठ दुनिया भर का बोलते हो, आप सुनते चले आ रहे हो, झूठ की आदत पड़ गई आप लोगों के। वो मुसलमानों पे जुल्म करने की हैसियत में कहाँ थे भाई, वो तो उनके पास ना कोई पद था ना कुछ था। लेकिन एक बात मैं अपने व्यूअर्स को इसलिए चाहता हूँ कि कुछ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुशेश चैनल पे जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, जो भी हमारे टीम के लोग आते हैं, हम तथ्यों के अलावा, फैक्ट के अलावा कुछ बात नहीं करते। हम इवन इंटरप्रेट भी जो है वो अपनी तरह नहीं करना चाहते। इसलिए बहुत सारे लोगों ने आज, कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब ने जब ये 1857 का स्वतंत्र समर के नाम से जो हिंदी में किताब है, अब वो इसमें जो बहुत सारे तथ्य आपने दिए, खासतौर से उन तथ्यों में जो आपने चैप्टर्स बताए हैं, मैं इसलिए और वाजे कर देना चाहता हूँ, साफ कर देना चाहता हूँ कि ये किताब जो है एक बहुत ही बेहतरीन, भारत के अंदर उस पूरे परिवार को मैं जानता हूँ। ये अरुणा आसिफ अली रोड है आपके यहाँ जामा मस्जिद के पहुंचने से पहले वो पड़ती है, और वहां पर
एक बड़ा प्रकाशन है, इसका नाम है प्रभात प्रकाशन। जी, प्रभात प्रकाशन छापी है। और प्रभात प्रकाशन जो है राष्ट्रवादी और देशभक्ति की किताबों के छापने के मामले में उसका सबसे बड़ा नाम है। और ये जो किताब है, जो इसका लेटेस्ट संस्करण कहिए, ये 2019 का है और उन्होंने हिंदी में भी छापी है और इंग्लिश में भी छापी है। और हम सब लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन एक जो सीरीज शुरू की हुई है हम सब ने मिलके कि भाई वो किताबें जो कम से कम आरएसएस ने नहीं छापी या आरएसएस के ऑफिस में नहीं मिलती, या सो कॉल्ड तथाकथित जो राइट विंग है उसका नाम लेके लोग चीजों को हवा में उड़ा देते हैं। हमने कोशिश की है कि जो लोग हवा में उड़ा देते हैं हम उनके लिखे हुए लोगों के आकाओं की किताब पढ़ें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, इतिहास को जानने के लिए एक ही नजरिया नहीं हो सकता। अब बहुत सारी चीजें तो आज भी हम देखते हैं। अगर आज के दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो लोग पता नहीं ये टूल किट चलाने वाले, ये देश को तोड़ने वाले, ये किसान आंदोलन, ये सीए का आंदोलन, पता नहीं इसको जाने कौन सा स्वतंत्रता का आंदोलन बता दिया जाएगा सीए मूवमेंट को, लेकिन हमने तो अपनी आंखों के सामने देखा है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने एजेंडे के तहत इतिहास लिखा, बहुत सारे लोगों ने फैक्ट लिख दिया, लोग उनको अच्छा माने बुरा माने। उन्हीं लोगों में से शायद स्वतंत्र वीर सावरकर हैं कि आज उनके बारे में लोगों ने बड़ी गलत राय बनाई होगी, लेकिन होता यह है कि झूठ जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चलता और सच की एक प्रवृत्ति होती है, सच की एक क्वालिटी होती है कि वो निकलता है जमीन के नीचे से और पूरी ताकत से बाहर आता है। तो आज स्वतंत्र वीर सावरकर का जो ऑयल पेंटिंग है वो पार्लियामेंट में लगती है, वो बड़े सम्मान की बात होती है, वो भी लगी। और ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि आज भारतीय सत्ता पर कम से कम 2 लोग ऐसे हैं जो स्वतंत्र वीर सावरकर के जन्मदिन के ऊपर और उनके पुण्यतिथि के ऊपर भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बाकायदा फूल चढ़ाता है। नहीं तो ये आज से बहुत पहले सोचा नहीं जाता था। हर आदमी स्वतंत्र वीर सावरकर को हाँ है तो, लेकिन दूर, हाँ है तो वो दूर। तो ये भी एक है। और बहुत सारे जो हिंदूवादी संगठन थे या बहुत सारे और लोग थे, उन्होंने भी शायद इनकी उस किताबों को जिस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए था, उस विचार को, वो भी नहीं आया। तो ये अपने समय की एक ट्रेजेडी है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आपने एक ही इस पैच में काफी सारे चीजें रखी हैं और लोगों को जागृत किया है। और बहुत सारे मुसलमानों के मैं कमेंट देखता रहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब देखिए ये जो हैं ये सच्चे मुसलमान हैं कि ये नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे पास कोई आला नहीं है सच्चे मुसलमान का नापने का। अब ये है कि पहली बात तो ये है कि ये वो शख्स है जो ये कहते हैं मैं मुसलमान ही नहीं हूँ, ये कहते हैं मैं शिया हूँ। तो ये तो हम भी जानते हैं, क्या कहते हैं कि भाई आज भी इस देश में हुसैनी ब्राह्मण से बहुत सारे लोग हैं, कश्मीर में मिलते हैं। तो भैया हुसैनी ब्राह्मण कौन थे, तो उस इतिहास को जानिए। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि कहते कि सारे मुसलमान जिनके बारे में हम सुबह शाम कहते हैं वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। इस देश में जिन मुसलमानों ने ये छवि बनाई है उनके कुकर्म ऐसे हैं, उनके काम ऐसे हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर वो जलीलो खार हो रहे हैं। वो सिर्फ यही नहीं हो रहे। अभी कुछ दिन पहले जब हम लोगों ने बात की थी, ये जो हमास के साथ मामला था, अब इस देश का मुसलमान जो है वो हमास को सपोर्ट करने पे तुल गया है, वो जो दूसरे आतंकवादी। तो अब ये इसको कोई वो नहीं है, लेकिन ये कोई उसमें से ये हो कि सब अच्छे हो गए हो सब बुरे हो गए, मैं भी नहीं मानता। लेकिन बात यह है कि जो बात आप कह रहे हैं कि मेरे लिए देश पहले है मजहब बाद में है, अब अगर ये कहने से किसी को दिल दुखता है तो इसका मतलब है कि उसके लिए देश नहीं है। भाई आप, मुझे मालूम है कि शियाओं में तो एक आपके यहाँ रिवाजुल मुल्क का भी कंसेप्ट है कि जो रिवाज, जो रीति रिवाज जिस मुल्क के हो वो आपको फॉलो करने हैं। तो ये जो लोग अपने सर पे मजहब की किताब लेके घूमते हैं और दिन हाथ में तलवार लेके कि बस हमें दिन भर मजहब की बात करनी है, तो ये उनकी फिलॉसफी है और वो पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि बड़े सम्मान के नाम से देखा जा रहा है। मैं जब पाकिस्तान के चैनल के साथ जुड़ा हुआ था तो वो हमारे कराची में दोस्त बताते थे कि भाई ज्यादातर पाकिस्तानी इंग्लैंड में, अमेरिका में पासपोर्ट लेके नहीं चलते थे, और जब भी कोई पकड़ देते थे कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तानी मुसलमान होने की वजह से भी उनको कोई पकड़ता नहीं था। मुसलमान पाकिस्तानी अपने आप को नहीं बताते थे। तो बताइए कि जिस मुल्क को आपने इस्लाम के नाम पे बनाया और मुसलमान होने का बड़ा दावा आपने किया, आप अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, मुसलमान होने से शर्मा रहे हैं, पाकिस्तानी होने से शर्मा रहे हैं और आप हिंदुस्तानी बता रहे हैं। तो हिंदुस्तान की मिट्टी में कुछ तो ऐसा होगा कि यहाँ का मुसलमान कितना भी बुरा हो लेकिन उसका नाम लेने से वो बचता था। तब भी लोग ये मानते थे कि भाई हिंदुस्तान की मिट्टी का कुछ तो असर होगा इस पे। लेकिन बात अलग है कि इस मिट्टी को भी कुछ लोगों ने गलत साबित कर दिया, ये एक अलग बहस हो सकती है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि जो 1857 का जो आपने जिक्र किया है, ये अपने आप में एक बड़ा ग्रंथ है और इस ग्रंथ को आज की जनरेशन को पढ़ना चाहिए। मुझे खुशी है कि प्रभात
जी जो हैं प्रभात प्रकाशन वाले निहायत ही बढ़िया किताबें छापते हैं और हमारे जान दोस्त भी हैं और अक्सर उनसे बातचीत भी होती है और मैं उनको प्रेरणा देता हूं कि आप छापें और मैं मेरे बस में जितना होगा मैं उन किताबों के बारे में लोगों को बताऊंगा। इसलिए आज जो भी नई उम्र के बच्चे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि वाकई सच में जो मैकाले का शिक्षा के साथ छेड़छाड़ की गई, जो रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे फ्रॉडों ने इस देश में शिवाजी के चरित्र को बड़ा छोटा बताया और तमाम सारे लंपट किस्म के लोगों ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए जो इतिहास लिखा, आज समय आ गया है कि ये इतिहास उसी आदमी ने लिखा है, ये इतिहास किसी और ने नहीं लिखा कि भाई ये वो तो चले गए थे, उनके बाद किसी ने लिखा, किसी दूसरे ने लिखा। एक तो वो रोमिला थापर है, वो तो भारत का इतिहास जानने के लिए इंग्लैंड गई थी वहां पूछने, तो अब उनकी बीमारी का इलाज मैं नहीं जानता कि भारत को जानने के लिए आप वहां गई, लेकिन ये तो वो शख्स लिख रहा है जो खुद साहिब मामला था। तो इनकी बातों का तो कोई मतलब नहीं होता कि उन्होंने ये सोच के लिखा होगा कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को भारत दे दिया जाएगा, तो इनका परिवार तो कोई राजनीति में है भी नहीं। तो ये बड़ी बात है, इस किताब को मुझे लगता है युवाओं को पढ़ना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। रिजवी भाई आप कुछ कह रहे हैं, आप कहिए। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं, एक्चुअली वो मुसलमानों को लेकर है, भारत के मुसलमानों को लेकर के। हमने जैसे ये पढ़ा, मैंने काकोरी कांड को पढ़ने का हमको मौका मिला, आज से 20 साल पहले की बात है। तो बड़ी बड़ी जिज्ञासा थी कि अब काकोरी कांड हुआ और उसमें काफी उस समय चर्चा परिचर्चा हुई अंग्रेजों के टाइम के ऊपर, और अंग्रेजों ने बड़ी सख्ती बरती, क्योंकि उसके बाद जो कांड हुए थे वो बाद के थे। वो सबसे पहले 26-27 का जो कांड था वो काकोरी कांड था, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाकुल्लाह खां लहरी, ये सब लोग थे। बल्कि उस समय 16 साल के थे चंद्रशेखर आजाद जी, और चंद्रशेखर आजाद जी पहली बार रेलवे ट्रैक पर ही मिले थे, जब लोग काकोरी रेलवे स्टेशन से 2 मील हट करके वह मिलने के लिए आए थे बिल्कुल यंग से। तो अशफाकुल्लाह खां के कोई रिश्तेदार लेकर आए, तो उन्होंने कहा था कि ये आर्काइव में दर्ज है, क्योंकि उसके ऊपर एक अविनाशी के नाम से वीडियो बनी थी, तो हमको उस पर थोड़ा रिसर्च करना पड़ा था। तो मिलाया था, कहा था ये उन्नाव का बदरका करने वाला बड़ा हमारा संग्राम, इतनी उम्र कम है लेकिन ये अंग्रेजों से लोहा ले रहा है। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा तो हमारे साथ रहो, और उनको अच्छी कुछ प्रेरणा दी। वो काकोरी कांड हुआ, उसमें एक अशफाकुल्लाह खां भी थे, एक मुस्लिम कैरेक्टर था। कैरेक्टर क्या थे, उनको जो जहाँ फांसी दी गई थी फैजाबाद की जेल के अंदर, तो उसको म्यूजियम बना दिया गया है। उसी तरह राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में जो वहाँ फांसी दी गई थी, तो वहाँ ये वो कैरेक्टर थे, वो किरदार थे सर। अब आप देखिए, ये हो गए, मैंने मौलवी अहमद शाह का जिक्र इस किताब के अंदर दर्ज है, पूरा चैप्टर है, वो भी लिख कौन रहा है, देखिए वीर सावरकर जी। लेकिन मुसलमानों का चरित्र बदल गया 52-53 के बाद से, जब से शुरू हुआ आपका 53-54 में आपका आ गया ये क्या बोलते हैं सहारनपुर के पास इनका मदरसा आ गया, देवबंद कहिए ना, देवबंद, जिसकी सारी कोशिश ये थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की आल-जलन पहचान जी, जो कुर्बानियां दी आपने भी दी, तो दी हैं, तो आपने तो उनके साथ भीड़ में शामिल होकर के जो थे आपने उनका भी नाम डुबो दिया। जिन्होंने किया था उन्होंने पानी फेर दिया। मुगलिया सल्तनत तो खत्म हो गई थी जुल्म कर करके, उसके बाद तो आम नागरिक थे, और आम नागरिक के अंदर भी बहुत से ऐसे थे जो सीमांत गांधी भी थे उस समय। वो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, वो भी फ्रीडम फाइटर थे वहां से, पख्तूनवा से। तब तो भारत एक ही था ना, भारत के तो थे वो, लेकिन आपने सबका नाम डुबो दिया। आपने इस्लाम को इतना खतरनाक साबित कर दिया कि सारी कौमों को दुश्मन बना लिया आपने। क्या क्रिश्चियन हो, क्या यहूदी तो थी आपसे 2-2 हाथ होती थी, और क्या आपने हिंदू। तो मजहब में को आपने मजहब के हिसाब से जो आपने इसको बढ़ाना शुरू किया, लोगों को कन्वर्जन करके आपने बनाया, लाख आप बदलते रहे लोगों को, और वो कन्वर्ट होते रहे। लेकिन डीएनए तो इंडिया का था। अब आप वहां से कितने आए थे ये बताएं, कितनों को बदलेंगे। लेकिन आपकी तालीम के अंदर जो रात दिन झूठ बोल करके कि आप हिंदुओं के मुल्क के अंदर हो, हिंदू हो, ये है हिंदू तुम्हारे, ये हिंदू तुम्हारे वो है, इससे बड़ा हराम मजहबी हराम नहीं हो सकता है, जो सरासर गलत है। तोड़ मरोड़ दिया आपने कुरान के सूरों को, आयतों को अपनी मर्जी से छाप दिया, जो आज आपको गाली पड़ती है। जरा जो सुन रहा हो कोई मुसलमान तो जाए अल अज़हर यूनिवर्सिटी से कुरान मंगा ले, उसका ट्रांसलेशन कर सुन ले, उनका ट्रांसलेशन मंगा ले इंग्लिश में। ये इजिप्ट में है अल अज़हर यूनिवर्सिटी,
और फिर जो यहाँ देवबंद वाले कुरान के जो ट्रांसलेट कर रहे हैं सूरों का, जरा उसको भी मिला ले, जिस पे काफी अभी चला है ना बीच में, उनका नाम नहीं लूंगा, तो देख तो ले कि असली तो उनके पास है, हाथ का लिखा हुआ। असली कुरान मजीद जो लिखा है वो इजिप्ट में है, और आप हिंदुस्तान के अंदर हो। आप यहाँ के जो वीर योद्धा जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, 150 साल से ऊपर इन लोगों ने राज किया है ब्रिटिश ने, और क्या क्या जुल्म झेला, सभी ने झेला था उस समय, वो आपके बारे में लिख देते हैं। आप उनको हिंदूवादी बताते हो। मुझे इस बात से चिढ़ है, नफरत है ऐसे लोगों से, ऐसे लीडर से, ऐसी पढ़ाई से, और ऐसे लोगों से जिन्होंने हमारे इतिहास को पलट कर रख दिया, बदल कर रख दिया। क्या चरित्र थे वो, क्या कैरेक्टर थे वो। सावरकर साहब की जयंती के इस मौके पे कैप्टन सिकंदर रिजवी के सामने पूरे होशो हवास में बाबुलंदी के साथ एक बार फिर एक बात पूरी ताकत के साथ कहना चाहता हूं, मुसलमान मुगलों, बादशाहों ने, नवाबों ने जितने लंबे समय तक रूल किया, 40,000 हिंदू मंदिर तोड़े, काशी तोड़ी, मथुरा तोड़ा, और आधे आधे जगहों पर मस्जिद बनाई। इस देश में जो लोग झूठी और मक्कारी की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, हजारों दुकानें चल रही हैं। मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह साफ कर देना चाहता हूं, इस मुल्क पे जिसने भी हमला किया है वो इस देश का दुश्मन है। वो चाहे मैकॉले हो, चाहे माउंटबेटन हो, चाहे मुगल हो, चाहे अरब हो, कोई हो। और यहां रहने वाला जो मुसलमान था, उसने इस वजह से कि वो आने वाले लोग जो थे वो मुसलमान थे, कुछ दाढ़ी टोपी लगाते थे, जिन्होंने 40,000 मंदिरों को तोड़ा है, काशी मथुरा को तोड़ा है। ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात, एकता की बात सबसे बड़ा फ्रॉड है तब तक जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान दिल्ली में बनी हुई 50 से ज्यादा सड़कों के नाम उन आक्रांता मुसलमान रूलर्स के नाम से खुद अपने हाथ से नहीं तोड़ता, और 40,000 मंदिरों का कार सेवा करके हिंदुओं को नहीं देता। ये इस देश की धरोहर है, लेकिन आक्रांताओं के साथ खड़े होकर के मंदिरों को तोड़ने के ऊपर आप वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट बन जाए, और उससे बाद एक और एक्ट बन जाए 91 में, और आप हिंदुओं के सरोकारों को, इस देश की संस्कृति को तोड़ने वालों से अपने आप को जोड़ें, और फिर यहां जिन्होंने मां बहन की इज्जतें लूटी उसमें आपकी भी लूटी, तभी तो आप कन्वर्ट हो गए ये बने। लेकिन आप जब तक ये नहीं होगा, ये सरकारी और ये राजनीतिक सेकुलरिज्म का जो फ्रॉड है ये नहीं होगा। वीर सावरकर जयंती के मौके पर हम इस बात को फिर दोहराते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता एक नंबर 1 बड़ा फ्रॉड है। सेकुलरिज्म 2 किस्म का होता है, एक सोशल सेकुलरिज्म होता है, एक पॉलिटिकल सेकुलरिज्म होता है। सोशल सेकुलरिज्म में किसकी किससे दोस्ती है, कौन किससे शादी करता है, कौन किसके जाता है, वो एक अलग इशू है। लेकिन पॉलिटिकल सेकुलरिज्म हमारे यहाँ है कि 2 दाढ़ी वाले बिठा लो, सेकुलर हो जाओ। ये कोशिश पहली पार्टी ने भी की, इसलिए देश में पहला जाहिल मुसलमान जिसका ना पढ़ा था, ना लिखा था, ना स्कूल गया, ना भारत में पैदा हुआ, उसे सिर्फ इसलिए कि उन्हें सेकुलरिज्म साबित करना था, मौलाना आजाद को 10 साल तक शिक्षा मंत्री बनाया। आज के दौर में कोई ऐसा आदमी बन जाएगा तो सवाल उठ जाएंगे। और फिर न सिर्फ बनाया, जो आदमी खिलाफत का चेहरा, सॉफ्ट चेहरा हो, जिसने यहां रहा हो, उसको भारत में आपने 1992 में आपने भारत रत्न दे दिया। लेकिन इस देश में सावरकर को भारत रत्न देने के लिए राजनीति हो रही है। मेरा ये लाइन नवीर है। यही मैंने कहा। तो अगर एकजहती की बात है, एकता की बात है, यूनिटी की बात है, मैं तब तक नहीं मानता जब तक भारत का मुसलमान हिंदुस्तान के हिंदुओं के सीने पे चढ़ के अकबर रोड, औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, बाबर रोड और काशी और मथुरा की लड़ाई में एक पैरोकार की तरह कोर्ट में खड़ा होकर के, अगर या तो ये कहो कि तुम थे औरंगजेब की औलादें, तो तुम उनके करे हुए कामों को सारी तरह से ओढ़ो, फिर तुम्हारे साथ वही बर्ताव होना चाहिए जो औरंगजेब के साथ हुआ।
लेकिन तुम भारत के संविधान से भी चाहते हो, कोर्ट से भी चाहते हो, औरंगजेब को बाप भी मानोगे और उसके नाजायज कामों को आप कोर्ट में जाके रोकेंगे भी। जिस दिन भी सारे मुकदमों से मुसलमान अपना नाम वापस लेंगे कि हमारा इसमें कोई क्लेम ही नहीं बनता है, जो मंदिर जहां था वो मंदिर बना रहे, जो मस्जिद वहां थी और उस मस्जिद को भी किसी मुसलमान ने या पागल ने तोड़ा हो या अंग्रेजों ने तोड़ी हो तब भी हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप दूसरों की आस्थाओं को, आपके पूर्वज ने आप मानते हैं, मैं नहीं मानता, आप मानते हैं, उनके कृत्यों को, उनके कामों को आप जस्टिफाई ठहराएं और उनको चढ़ा करके भारत की मेजोरिटी को चढ़ाएं आप, और भारत की मेजोरिटी के साथ आप बराबर की लड़ाई करें। तब तक कोई हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं हो सकती, ये सिर्फ फ्रॉड है। सिकंदर रिजवी साहब, आप कुछ और कहना चाहते थे? मैं चाहता हूं आपकी मैं अपना विज्ञापन को देना चाहता हूं, और अगर मुझे सुन रही हो, भारत सरकार के लोग सुन रहे हो, और जो ऊपर बड़े लोग हैं हमारे, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, चाहे हमारा होम डिपार्टमेंट हो, होम मिनिस्ट्री हो, अमित शाह जी हो, हमारे प्रधानमंत्री जी हो, मैं खुद पर्सनल तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मेरा दिल ये कहता है कि जब हम ये देखते हैं किन किन को भारत रत्न दिया गया, जब हमने इनको पढ़ना शुरू किया, वीर सावरकर जी को, उनके चरित्र को और उनका अपनी कुर्बानी को, उससे बड़ी कुर्बानी कोई, मैं नहीं समझता हूँ कोई अभी तक के ऐसा कोई हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा होगा जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी है। ऐसे मानसिक दबाव में रह कर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं तोड़ी, और किस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और किस तरह से लोग उनके साथ भी तब भी खड़े रहे, भारतीय छात्र तब भी थे, लोग उनके भी साथ थे। कहाँ इनके, बताइए, हैग में तक के इनको पर एक मुकदमा चलाया गया था, वो सब यूरोप की कंट्री थी, किताब इनकी छपने के लिए कहाँ भेजी गई, लोग उसमें भी इनके लगे थे, अनुयायी इनके होंगे। तो मेरी एक प्रार्थना है हिंदू राष्ट्र शक्ति, हमारे संगठन की तरफ से, मैं खुद, कि हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी को भारत रत्न दिया जाए। और ये हम लोग हर कार्यक्रम में इस चीज़ को भारत सरकार से ज़रूर कहते हैं, और ये सरकार तो ज़रूर कर सकती है। आज सरकारों को भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम तो चाहते हैं कि 20 या 25-30 साल तक सरकार बदले ना, क्योंकि जो खुलना शुरू हुआ है तो पता चलना शुरू किया सच्चाई क्या है अभी तक जो हमसे छुपाई गई थी। इतना ही हमको कहना है, और विनती है कि भारत रत्न दिया जाए वीर सावरकर जी को। वो पूरा वीर, एक लाइन, लास्ट लाइन सर, इसके बाद शब्द मेरा नहीं होगा, यही मैं क्लोज करने जा रहा हूं। भारत रत्न भारत सरकार अगर वीर सावरकर को देगी तो वीर सावरकर का सम्मान नहीं करने जा रही है, भारत रत्न उस अवार्ड का सम्मान होगा अगर वीर सावरकर को दिया गया। जय हिंद, बहुत खूब, वंदे मातरम। सर एक बार फिर आखिर में तमाम सारे लोग, खासतौर से युवा जो आज तथ्यों पे, तर्कों पे बात करते हैं, विनायक दामोदर सावरकर साहब की जयंती पर 1857 का स्वतंत्र संग्राम, इंग्लिश में भी लिखा है, प्रभात प्रकाशन, अरुणा आसिफ अली रोड पर है ये। आप इस किताब को खरीदें, इस किताब को पढ़ें। इसमें जिसने लिखा है वो ही उसकी आंखों के सामने, वो हिस्टोरियन नहीं थे, इसलिए किसी सेकंड पार्टी ने नहीं लिखा है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि अगर ये सब आप करेंगे तो सच्चे इतिहास से आप जानेंगे, और दुनिया में कोई आपको झूठा, फ्रॉड, मैनिपुलेटेड, मिसइंफॉर्म्ड इतिहास नहीं बताएगा, क्योंकि हमारी जनरेशन को ये बताया गया। आपके पास आज संचार क्रांति का सबसे बड़ा ताकतवर ये मोबाइल हाथ में है, आपसे कोई झूठ बोलेगा, आप उसको सेकंडों में उसका झूठ साबित करते हैं, वो चाहे हम हो। और हम एक बात बार बार ये कहते हैं, हो सकता है एक ह्यूमन एरर के तहत हमसे कोई डेट गलत हो गई हो, कोई धारा का नंबर गलत हो गया हो, लेकिन तथ्यों, तर्कों पे, किताबों के रेफरेंस से, और वो भी किताबें वो लोग जो दावा करते हैं कि उनकी किताबों को चैलेंज कोई नहीं कर सकता, हम उन्हीं का रेफरेंस देते हैं। हमारी कोई इंटरप्रिटेशन ऐसी नहीं है कि हम किसी के खिलाफ हैं, लेकिन हम आईना दिखाने के लिए उन्हीं किताबों का जिक्र करते हैं। कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब, आपने आज आकर के सावरकर का छुपा हुआ वो रूप, जो 1857 का जो ग्रंथ है, जो असल मायने में ग्रंथ है, उसको उसके नाम से ही पता चलता है कि वो क्या कहते थे। और हमने म्यूटनी पढ़ाया गया, विद्रोह पढ़ाया गया, कैसे छोटे छोटे अल्फाजों में इसको कमजोर करने की कोशिश की गई। वो ताकतें जिन्होंने अपने बौनेपन को छुपाने के लिए महान लोगों को बौना बनाया, आज वक्त आ गया है कि उन बौनों की कब्रों को उखाड़ें। आज वक्त आ गया है कि बौनों के जो मजार बने हुए हैं, उन बौनों की जो प्रतिमाएं बनी हुई हैं, उनको उखाड़ के फेंकें और असली शहीदों को, असली स्वतंत्र
वीर सावरकर जैसे लोगों को, असली बहादुरों को बड़ा बड़ा सम्मान दें, उनकी मूर्तियां लगाएं, ताकि आने वाली जनरेशन बौनों को नहीं, समाज में महान लोगों का अनुसरण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, धन्यवाद।